अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि ये तो सभी जानते हैं कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न हमेशा भरपूर अंदाज में मनाती हैं। इसीलिए वतन अज़ीज़ का 76वां यौम आज़ादी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है हर पाकिस्तानी की जानिब से। भारत, अमेरिका, दुबई और मुख्तलिफ़ ख़लीजी ममालिक में तक़रीबात के दौरान आज़ादी के केक्स काटे जा रहे हैं और कई ममालिक में कौमी तरानों की गूंज में सब से लाली परचम सरबलंद करके पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। नई दिल्ली और रियाद में भी पाकिस्तानी सिफारत खानों में तक़रीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें सिफारती अमले और पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चीन, अमेरिका, ईरान और जर्मनी समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक ने भी पैगामात के ज़रिए यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अच्छा नाज़रीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि K2 बेस कैंप पर दुनिया का सबसे बड़ा 250 फीट लंबा कौमी परचम भी लहराया गया है और इस आलमी रिकॉर्ड को पाक फ़ौज के शहीदों, गाजियों और सियाचिन के महाज पर वतन की हिफाजत करने वालों से मंसूब कर दिया गया है आज के इस अहम दिन पर। लेकिन यही नहीं हुआ, गूगल ने आज का जो डूडल है वो पाकिस्तान के नाम किया। तो दुबई के बुर्ज अल खलीफा को पाकिस्तानी परचम के रंग में ढालकर आज़ादी की खुशियों को दुबाला किया गया। दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी ने समंदर की तह में पाकिस्तानी परचम लहराकर वतन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज अपनाया। इन सारी चीज़ों पर कहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया गया, आज हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है। इस खुसूसी दिन पर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के जश्न दुनिया भर में भरपूर अंदाज में मनाया। हत्ता कि भारत में भी सब हिलाली परचम पूरी शानो शौकत से सर बुलंद हुआ। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी सफारतकार और चार्ज अफेयर डॉक्टर एजाज ने कौमी परचम बुलंद किया। बच्चों ने मिली नगमे गाकर वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर 76वें यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सिफारत खाना पाकिस्तान में जश्न आज़ादी का मेगा इवेंट मुनाकिद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत और वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में भी परचम कुशाई की शानदार तकरीब मुनकिद हुई। नन्हे बच्चों ने खूबसूरत टैब्लो पेश किए। पाकिस्तान हाई कमीशन सिंगापुर में पाकिस्तानी झंडा लहराने की पुरवकार तकरीब में सिंगापुर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों, हाई कमीशन के अफसरान और स्टाफ मेंबरान शरीक हुए। हाई कमिश्नर रुखसाना अफजाल ने कौमी तराने की धुन के साथ पाकिस्तान का झंडा लहराया। बैरून मुल्क सफारत खानों में होने वाली तकरीब में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़े गए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों ने भी भरपूर जोशो जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के मारूफ बिल्टन पार्क में जश्न आज़ादी मेला मुनाकिद किया गया, जिसमें वाशिंगटन DC, वर्जीनिया और मेरीलैंड में मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूरोपीय मुल्कों स्पेन, बेल्जियम और पुर्तगाल में भी पाकिस्तानियों ने यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया। दोस्त ममालिक चीन ने पाकिस्तान को यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। ईरान और जर्मनी समेत कई मुल्कों ने भी इस मौके पर अपने तहनीती पैगामात भिजवाए। मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने में सफीर शफकत अली खान ने कौमी परचम बुलंद किया और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने का अयादा किया। रशियन फेडरेशन में मुकीम पाकिस्तानियों ने तकरीब में कौमी नगमे भी पेश करके हाजिरीन के दिल मोह लिए। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर गूगल ने आज का डूडल पाकिस्तान के नाम कर दिया। दूसरी जानिब यौम आज़ादी के मौके पर K2 बेस कैंप पर दुनिया का सबसे बड़ा 250 फीट लंबा कौमी परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। ये रिकॉर्ड पाक फौज के शहीदों, गाजियों और सियाचिन के महाज पर वतन की हिफाजत करने वालों के नाम किया गया। 9 रुकनी टीम में स्पेन से ताल्लुक रखने वाली गैर मुल्की खातून मार्था भी शामिल थीं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत की मिसाल कायम करते हुए इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनी।
नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है जिसका शुमार उन ममालिक में होता है जिसने दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक से सिफारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। जब हम बात करते हैं बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उन्होंने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के बुनियादी निकात वाज़ेह करते हुए फरमाया था कि हम अंदरूनी और बैरूनी सतह पर अमन के दाई हैं, इसलिए इस मुमलिकत खुदादाद ने पूरी दुनिया से खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। इस्लामी ममालिक में ईरान और गैर मुस्लिम ममालिक में अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। ये तारीखी लम्हा था जब सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में सरबुलंद हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमसाया ममालिक ईरान, अफ़गानिस्तान और चीन से इंतहाई मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। वतन अज़ीज़ ने वक्त के साथ साथ श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तुर्की, रूस और सऊदी अरब समेत दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक से अपने सिफारती ताल्लुकात बढ़ाए हैं। पाकिस्तान सबसे बड़े आलमी फोरम अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा शंघाई ताउन तंजीम और इस्लामिक ताउन तंजीम का भी अहम रुकन है, जिसने अपनी मजबूत सिफारतकारी के ज़रिए हमेशा दुनिया में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की बात की है। नाज़रीन, पाकिस्तान की दूसरे ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात पर हमारे साथ साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास इस बारे में एक रिपोर्ट भी मौजूद है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पूरी दुनिया में बड़ा सिफारती नेटवर्क का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान को आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क और एटमी ताकत रखने के लिहाज से पहला इस्लामी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को जब आज़ादी का ऐलान किया गया तो ईरान पहला इस्लामी मुल्क था जिसने पाकिस्तान की खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम किया। अमेरिका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला गैर मुस्लिम मुल्क शामिल है, जबकि फ्रांस पहला दुनिया का मुल्क था जहां पाकिस्तान का झंडा पहली बार सर बुलंद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी निकात वाज़ेह करते हुए फरमाया था कि हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतह पर अमन के दाई हैं, अपने करीबी पड़ोसी ममालिक और पूरी दुनिया के साथ खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी का महवर अदम अदावत और हर एक से दोस्ती है। हम अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के साथ खड़े हैं और खुशी से दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। 11 मार्च 1948 को स्विट्जरलैंड के जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भारत से दोस्ताना रवाबित पर जोर देते हुए खारजा पॉलिसी अमन और रवादारी पर मबनी होने की शनीद दी। इसके अलावा बरतानिया, अमरीका, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तुर्की, चीन, रूस, अरब दुनिया, ईरान, इराक और यूरोप के तमाम अहम ममालिक से खारजा ताल्लुकात की बुनियाद अमन मोहब्बत और रवादारी के रहनुमा उसूलों पर रखी। जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान दुनिया के आबादी के मराकज़ के दरमियान वाक़ होने के बायस खित्ते में खास अहमियत रखता है। पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम के एक रुकन है जिसे अमरीका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम गैर नेटो इत्तहादी और IMCTC के बानी मेंबरों में शामिल किया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अक़वाम आलम के इत्तेहाद में अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और तरक्की के लिए कोशां है। 1954 में अमरीका और पाकिस्तान ने बाहमी दिफाई इमदाद के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें 1955-56 में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को फ़ौजी तरबियत फराहम करने के फ़ौजी इमदादी मुशावरती ग्रुप भेजने का अमल देखा गया था। 1955 में पाकिस्तान सेंटो और सीटो इत्तेहाद में शामिल हुआ। नीज़ 1956 में जब पाकिस्तान ने खुद को जमहूरिया करार दिया, ये दौलत मुश्तरका के रुकन के हैसियत से जारी रहा। 1964 में पाकिस्तान ने तुर्की और ईरान के साथ इलाकाई ताउन RCD मुआहदे पर दस्तखत किए। जब तीनों ममालिक ने अमेरिका के साथ और सोवियत यूनियन के पड़ोसियों की हैसियत से सोवियत तौसी पसंदी से मुहतात थे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक आज भी सियासी क़यादत अमल पैरा है और उन्हीं के बताए हुए रहनुमा उसूलों की बदौलत पाकिस्तान के न सिर्फ खित्ते बल्कि यूरोपी और बेशतर मगरबी ममालिक के साथ भी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान की चीन और ममालिक, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत दीगर मुल्कों के साथ भी करीबी और मजबूत ताल्लुकात हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किस तरह से पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, ये तो आपने रिपोर्ट में देखा। अब जो खैर सगाली के पैगामात भेजे जा रहे हैं, इसका कितना क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को, इस पर बात करेंगे। शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए साबिक सफ़ीर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑडियो लिंक पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। बड़ी मेहरबानी।
शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा शाहिद साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मौजूद पाकिस्तानी हैं वो तो जाहिर है कि अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं, घर में नहीं है लेकिन घर को याद रखे हुए हैं, घर वालों को याद रखे हुए हैं, पाकिस्तान को याद रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक की जानिब से भी बहुत मुबारकबाद के पैगामात जो हैं वो पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल पड़ती है तो बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं, हालांकि वो बहुत बार उनके लिए इतना आसान, इतना ईजी नहीं होता है। तो कितना क्रेडिट देंगे आप हमारे बेहतर सिफारती ताल्लुकात को, हमारी खारिजा पॉलिसी को, इसका कितना क्रेडिट देंगे आप? देखें जी, 75 साल में बड़ी ऊंच नीच आई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को चैलेंजेस आए, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि सबसे पहले जो फाउंडिंग फादर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो विजन थी जिसके अंदर उन्होंने ये आर्टिकुलेट किया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं कि हम अमन चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो असूल बनाए गए उसके मुताबिक चलेंगे। और फिर उन्होंने कहा जी हम दोस्ती चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ भी, बरतानिया के साथ भी, लेकिन उन्होंने शुरू में ही ये कह दिया था कि हिंदुस्तान के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे अगर 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 हिंदुस्तान ये अपना जो उसका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसने अपना बनाया हुआ है उसी नीचे उतरे। फिर आपने देखा 75 साल में हमारे साथ उनके साथ क्या होते रहे, वो एक अलग चीज़ है। दूसरा, हमने शुरू से ही असूली परस्ती जो कायद आज़म ने असूल बनाए थे खारजा पॉलिसी के सबके साथ हम दोस्ती ताल्लुकात रखेंगे, यूएन चार्टर के मुताबिक चलेंगे और किसी के साथ इंटरफियर नहीं करेंगे, हम उसके मुताबिक चलते रहे। आज़ादी की जो थी कश्मीर को लेकर हम चले कि उस पर जो यूएन के प्रिंसिपल्स के मुताबिक चले, फलस्तीन के साथ हम खड़े रहे, हर असूल पे खड़े, फिर मुसलमान मुल्कों के साथ हम खड़े रहे। आप देखें कि 1974 में जो OIC जो समिट हुई थी, उसके बाद इस किस्म की समिट पाकिस्तान ने कराई, दोबारा ना हो सकी कि आपने लेफ्ट राइट जो एडवर्सरीज थे जिनकी आपस में बात नहीं करते थे उनको भी एक हिसाब में खड़ा कर दिया। फिर अफ्रीकन मुल्कों के साथ हम जो उनकी आज़ादी की थी उसके साथ खड़े रहे। तो ये हम चलते रहे। अमेरिका के साथ लियाकत अली खान साहब की जो पॉलिसी थी वो चलने की, उनके साथ हमने किया, क्योंकि हमें उस वक्त सिक्योरिटी इशूज थे, इकोनॉमिक इशूज थे। हम समझते थे कि ये दूसरे जंग अज़ीम के बाद ये वाहिद बड़ा सुपर पावर मुल्क है जो हमारे साथ हेल्प करेगा। तो इस तरह हम चलते रहे हैं और काफी हद तक, और इसी वजह से ये जो आपको पैगामात आते हैं, ये पैगामात एक दिन की नहीं है, 75 साल की हमारी खारजा पॉलिसी की कामयाबी है कि उनके साथ हम चल रहे हैं। मुश्किलात भी हैं, अफगानिस्तान के साथ मुश्किलात हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखा जाए तो खारजा पॉलिसी जो कायद आज़म ने शुरू की थी, जो प्रिंसिपल बनाए थे, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। अच्छा, हम तो एक पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, दुनिया में अमन के लिए जहां हम किरदार अदा कर सकते हैं वहाँ हम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत सारी कुर्बानियां भी हमने देखी हैं पाकिस्तान की जानिब से, ख़ासतौर पर अगर अफ़गान जंग का हम जिक्र करते हैं। दीगर ममालिक में भी जहाँ हम एफ़र्ट कर सकते हैं हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन भारत जो है, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो इस सारी चीज़ के ऑपोजिट करता हुआ दिखाई देता है और ज़ाहिर है कि उसका असर जो है वो हम पर भी आता है, पाकिस्तान के ऊपर भी आता है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, आप ये बताएं, देखें ना, कायद आज़म अभी जिंदा थे तो ये कश्मीर का मसला खड़ा हो गया, 48 में जंग हुई, वो जिंदा थे, उन्होंने देखा भी था और उनकी बात सही निकली कि ये इनके साथ मसले मसाइल होंगे जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपना कम करेंगे। जी। उसके बाद जंगें भी हुई, आपको पता है कश्मीर की जंग के बाद 65-71 कारगिल का मसला भी खड़ा हुआ। हमने सक्सेसिव जो आपके लीडर जो गुजरे हैं वो हिंदुस्तान को रीच आउट करते रहे बात करने के लिए, ठीक है, कि भाई हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब भी गई है, इन्होंने भी रीच आउट किया, इनको भी कहा, पिछली हुकूमत ने भी कहा उनको कि जी हम आपके साथ बैठे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए बराबरी के बिना बात करेंगे, हम साए हैं हम आपके। लेकिन वो मसला नहीं जा रहा। कश्मीर के मुताबिक पता है जो अपनी आइन के अंदर से उनको निकाल दिया कश्मीर को, उसको। तो ये चीजें बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन एक वक्त में हमें ये हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि देखें ना, जियो पोलिटिकल लोकेशन जो है वो अलग नहीं, कहीं जा नहीं सकते, हम साया यहीं रहना है, कोई एग्जिस्टेंस है और एक दूसरे की रियलिटी को समझना है, दूसरे को बराबरी के मुताबिक साथ बैठकर बात करनी है और आगे चलना है। सारी उम्र के लिए कोई दुनिया का कोई मुल्क ऐसे सारी उम्र जंग की उसमें तो नहीं रह सकता ना जी। अब LOC के ऊपर देखे ना, काफी अरसे से वहां पर अमन है। यही अगर हम दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर भी और बातचीत करें, कॉम्पोजिट डायलॉग हो, कश्मीर का इशू उसको लेके बैठें, तो हर चीज अमन के साथ
हम इन मसलों को हल कर सकते हैं, ताकि ठीक है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, स्पोर्टिंग लिंक्स हो, बिजनेस लिंक्स हो, तब जाके हम एक, जैसा कहते हैं ना, एक जो नॉर्मल रिलेशनशिप दुनिया के अंदर है उसके मुताबिक हम रह कर चल सकते हैं। क्योंकि एक अजीब और गरीब तमाशा दुनिया देख रही है। कई मुल्कों के सदर निक्सन ने, एंडी किसिंजर अपनी किताबों में भी लिखा है कि अजीब दो मुल्क हैं जो 75 साल से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। और एक आखिरी बात करूं, हम जब बात करते हैं, हिंदुस्तान भी बात करता है, हम भी बात करते हैं कि जी हम आपको तजारत करेंगे, 8000 मील दूर तजारत करने के लिए हम तैयार हैं। हिंदुस्तान जो है हमारे साथ तजारत करने के लिए तैयार है। ये चीजें जो है ना, नॉर्मल जो नई अब जो जनरेशन आ गई है, वो भी इससे काफी परेशान है कि है वो क्या रहा है। ठीक है, ज़ाहिर है कि और इससे पहले जो नताइज हैं वो जो लोग गुजर गए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़े हैं। जब हम हिजरत के वक्त की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की जानिब हुई थी, उस वक्त क्या हुआ वो भी लोगों ने देखा। उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत की जेलों के अंदर जो उनको गैर कानूनी तौर पर, और जिसे कहेंगे कि मावराई अदालत जिनके कत्ल किए गए, जो बॉर्डर्स पर अगर क्रॉस करते हुए या गलती से क्रॉस कर गए उनको पकड़ लिया जाता है, और फिर जिस तरह से उन्हें जासूस कहकर जिस तरह से उनके ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती हैं, जैसे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए डिसइंफो लैब और बाकी चीज़ों के ज़रिए ये सारी मुहिम चलाई जाती है। ये सब कुछ जो है काबिल मज़म्मत है। और सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत जो है सर वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो हैं। आप इन सारे मामलों पर बात करें तो साथ ही साथ शाहिद साहब आप बता रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी खारिजा पॉलिसी के ज़रिए किस तरह से दुनिया में अपनी जगह बनाई है। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाले थे। प्रोग्राम में मज़ीद टॉपिक्स पर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। आगे बढ़ने का हौसला है, कुर्बानियों से ये मिला है। चलना है थाम कर हाथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, कौम के संग अपना वादा है। खुशहाली का बुलंद इरादा है, बढ़ना है यूं ही एक साथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, ये जज्बा अपना है सरमाया, ये जोश व जुनून दुनिया पर छाया। मेहनत और खिदमत साथ साथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, आए इस जश्न आजादी यक दिल यक जान होकर, खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। रूठे हुओं को मनाना हो या देश अपना सजाना हो, तो लाजिम है कि हो तैशो गजब से आजादी। अच्छा, अभी जैसे शाहिद साहब भी बात कर रहे थे मकबूजा कश्मीर के हवाले से और भारत के हवाले से, तो हम देखते ही हैं कि मकबूजा कश्मीर के आवाम ने भारतीय तसल्लुत और जुल्म जबर की परवाह न करते हुए पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया। काबिज भारतीय फ़ौज के सामने सीसा पिलाई दीवार बने और निहत्ते कश्मीरियों ने मकबूजा इलाकों में सबसे लारी परचम लहरा दिए। रात 12 बजते ही पूरी मकबूजा वादी पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। कश्मीरियों ने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से इलाहाक के हक़ में शदीद नारेबाजी करते हुए दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर बनेगा। मसाजिद में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और इज्तिमात मुनक्किद किए गए। मकबूजा वादी में जगह जगह पोस्टर्स भी आवेज़ा किए गए जिन पर आज़ादी के हक़ में नारे दर्ज थे। साथ ही भारत को ये बावर भी कराया गया कि वो भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे।
नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों को जद्दोजहद आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद की है और यही वजह है कि कश्मीरियों ने भी खुद को कभी पाकिस्तान से जुदा नहीं समझा और बदतरीन भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी रहनुमा आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हुए कश्मीरियों के क्या जज्बात थे, इस पर आपको आज एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रात 12 बजते ही वादी कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारी तादाद में भारतीय फोर्सेस की तैनाती, ड्रोन्स और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इजहार मोहब्बत के लिए श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, शुपियां, पुलवामा, इस्लामाबाद, कोलगाम और जम्मू समेत खित्ते के कई मकामात पर पाकिस्तानी परचम लहराए। मसाजिद में पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और इज्तिमाअत मुनक़िद किए गए। यौम आज़ादी पाकिस्तान पर गुयूर कश्मीरियों का जज्बा दीदनी था। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद के पोस्टर्स अवेजा कर दिए गए, जिन पर तहरीर था कि कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद और पाकिस्तान से अलहाक की जदोजहद अपने जज्बा ईमानी के साथ जारी रखेंगे। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टरों में लोगों से भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाने की अपील की गई। कुल जमाती हुरियन कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, मीर वाइज उमर फारूक, शबीर अहमद शाह, आसिया अंद्राबी, नईम अहमद खान और मुश्ताकुल इस्लाम समेत मज़ाहमती रहनुमाओं की तस्वीर वाले पोस्टर्स के जरिए पैगाम दिया गया कि कश्मीरी अवाम भारत के गैर कानूनी और फौजी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। पोस्टरों में भारत का यौम आज़ादी हमारे लिए यौम सयाह है, हम आज़ादी चाहते हैं और हम भारतीय कब्जे को मुस्तरद करते हैं जैसे नारे दर्ज थे। पाकिस्तान कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर तकसीम बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा है और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दुरुस्त फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीरियों की मकामी जदोजहद आज़ादी तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान भारतीय गुलामी से आज़ादी तक कश्मीरी की जदोजहद की हिमायत के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान तनाज़ कश्मीर को हर आलमी फोरम पर उठाएगा और आलमी बिरादरी को मकबूजा इलाके में भारतीय मज़ालिम से आगाह करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि आलमी बिरादरी को कश्मीरियों के हवाले से अपनी तमाई जिम्मेदारी को तस्लीम करना चाहिए और देरीना तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने में मदद करनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय तसल्लुस से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए एक मजबूत, मुस्तहकम और मुआशी तौर पर ताकतवर पाकिस्तान नागुज़ीर है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं और कश्मीर एक दिन आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। वेलकम बैक। अभी कुछ आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान की मईशत की जानिब और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मईशत 1947 में कहाँ खड़ी थी और आज हम माशी लिहाज से किस जगह पर खड़े हैं। माशी माहिरीन कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान के जो पहले 3 साल थे माशी तरक्की के लिहाज से इंतहाई कठिन थे। मुल्क की मईशत मुख्तलिफ अदवार में उतार चढ़ाव का शिकार रही। सनती मैदान में हमारी तरक्की की शरह 9.6% से बढ़कर 18.34% हो गई, जबकि सर्विसेज सेक्टर में शरह नमू 37.2% से बढ़कर 53.86% तक पहुँच गई है। लेकिन नाज़रीन, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम ज़राअत के मैदान में खसारे का शिकार रहे और 76 साल कबल हमारी ज़रूरी तरक्की की जो शरह 53.2% थी, अब वो कम होकर सिर्फ 22.9% रह गई है। नाज़रीन, हम ये भी देखते हैं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए मुख्तलिफ इनकलाबी इक़दाम उठाए गए। दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान को सी पैक जैसा तारीखी मंसूबा दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देकर मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया और अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकलकर तरक्की की राह पर चल पड़ा है। मुल्क की माशी सूरत हाल पर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनका तज्ज़िया यकीनन हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
पाकिस्तान की मईशत मुख्तलिफ अदबार में मुल्की हालात, माशी सूरत हाल और आलमी कसाद बाजारी के बायस उतार चढ़ाव का शिकार रही। क्या में पाकिस्तान के बाद पहले 3 साल घटन रहे। 1947 से 1950 के अरसे में पाकिस्तान की तरक्की में ज़राअत का हिस्सा 53.2 था, जिसमें 0.2% बेहतरी आई। 1950 से 1958 के दौरान ज़राई तरक्की 1.9%, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.7%, जबकि मजबूरी इक्तिसादी तरक्की 3.1% थी। 60 की दहाई में ग्रीन इनकलाब के बाद ज़राअत में तरक्की 5%, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में सालाना 16% की शरह से इजाफा देखा गया, जो 1965 के भारत के साथ जंग के बाद कम होकर 10% रह गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.51% रहा। 1969 से 1970 के दरमियान ज़राई शोबों की तरक्की में 2.77%, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5.5% रही। इसी दौरानिये में कौमी बजट और GDP का तनासुब 8% तक बढ़ गया। 1970 से 1988 के अरसे में ज़राई शोबे में 5.4%, GDP कम होकर 6.3% पर आ गई। 1988 से 1999 के अरसे के दौरान GDP ग्रोथ 1.9% रहेगी, जबकि इस अरसे के दौरान ज़राअत के शोबे में तरक्की 4.4%, LSM ग्रोथ 4.8%, GDP ग्रोथ 4.05% रही। 1999 से 2009 तक GDP ग्रोथ 6.3% रहा, जिसमें ज़राअत के शोबे की तरक्की 5.4, LSM ग्रोथ 8.8% रही। 2008 से शरह नमो 4% थी, जबकि 2013 के दौरान हुकूमत में ये तरक्की की शरह 1% इजाफे से 5% देखी। 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान की GDP मनफी में चली गई, जिसके बाद अप्रैल 2022 में इत्तेहादी हुकूमत ने इसे संभाला और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। चीन ने पाकिस्तान की तरक्की, माइशत और सलामती में अहम किरदार अदा किया, जिसकी हालिया मिसाल CPEC मंसूबे के 10 साल मुकम्मल हुए हैं। इन मंसूबों से न सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल में बेहतरी आई, बल्कि दो तरफा तजारती और मुआशी ताल्लुकात भी मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान के ईरान, खिलजी रियासतों समेत यूरोपीय और मगरबी मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात के मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में इनकलाब के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के क़याम अमल में लाया गया, जिसका अव्वलीन हदफ बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना है और पाकिस्तान को अगले 2 से 3 साल में $20 अरब की सरमायाकारी और $20 अरब की बरामदात का हदफ हासिल करना है, और हमें हर सूरत में ये हदफ हासिल कर सकते हैं। माशी माहिरीन कहते हैं कि ज़राई मुल्क के बावजूद पाकिस्तान की ज़राई शोबे में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के वक्त ज़राअत में शरह नमो 53% थी और आज इसमें बेहतरी के बजाय शरह नमो कम होते होते सिर्फ 22.9% रह गई है, जो कि फ़िक्र अंगेज़ पहलू है। रिपोर्ट आपने देखी। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। अस्सलाम अस्मा, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खाकान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा खाकान साहब, एक चीज़ जो हम हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जब भी कोई मईशत के हवाले से जब कोई बात आती है तो देखा ये जाता है कि मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में, मुख्तलिफ अदवार में जो हुकूमती शख्सियात रही हैं उन पर इसका मलबा डालने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से हालात से हमारी मईशत जो है वो आज गुजर रही है 2023 में, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां की गई जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है आज जिस हाल में है, और अगर वो गलतियां नहीं की जाती तो मईशत इस तरह से शिकार नहीं होती इन हालात का? आपने बहुत ही कलीदी सवाल सामने रखा है। ये इस वजह से कि मैं 2 चीजें कहता हूँ पाकिस्तान की मईशत में, एक तो पॉलिसी एरर्स हैं और एक पॉलिसी ओमिशंस हैं। एरर्स से मतलब है जो आप कह रही हैं कि हमें वो काम गलत किए जो हमें किसी और तरीके से करने चाहिए थे। मसलन एक कलीदी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, हमने मुल्क को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। मतलब आज से 2 दहाइयों पहले पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो ऐसी थी कि 18 से 20% जो पाकिस्तान का GDP था वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये शरह 12.5-13% रह गई है। सो हम चाइना और बाकी ममालिक पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम उनसे चीज़ें मंगवाएं और पाकिस्तान में उन गुड्स की फरहमी करें। सो एक तो ये मतलब पॉलिसी एरर है हमारा। दूसरा पॉलिसी एरर ये है कि हमने जब भी मईशत में ग्रोथ क्रिएट किया ना, अस्मा ये याद रखिए कि दुनिया में, चाइना में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में जब भी तरक्की आई है, आपके साथ वाले मुल्क इंडिया में भी तरक्की आई है, तो उन्होंने वो जो कहते थे ना हिंदू राज ऑफ ग्रोथ,
मतलब वो एक बड़ा 4-5% का था। जब उन सब ने ब्रेक किया और 7-8% पे गए तो दुनिया में ममालिक ने तरक्की पाई। और उसमें जाने के लिए ग्रोथ जो है ना वो अंदर से आती है, वो पैसे डाल के नहीं आती। हमने जब भी ग्रो करने की कोशिश की तो हमने डेट बोरो किया, हमने यहाँ से अपने जिसको हम कहते हैं कि ये जो हमारा मालियाती खसारा है इसको बढ़ाया और खर्चा किया। हमने तीसरा ये किया कि सस्ते लोन दिए। ये तरक्की के जामिन नहीं है, तरक्की की जामिन है मुल्क की पैदावारी सलाहियत। और इसी से मैं आता हूँ कि एक बहुत ही जो कलीदी पैदावारी सलाहियत थी वो थी एग्रीकल्चर की। 1960 की दिहाई में पाकिस्तान ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन किया, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ी, हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, हमारी यील्ड्स बढ़ी। पर 70, 80, 90, 2000 हमारी यील्ड्स कम हुई, हमारी मैकेनाइजेशन कम हुई, हमारा लोकल फार्मर जो है वो जिसे आप कहेंगे अभी तक पुराने आलात इस्तेमाल कर रहा है, पुरानी इरिगेशन के तरीके इस्तेमाल कर रहा है, फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, सबसे बढ़ के सीड की वो क्वालिटी नहीं है, एडल्ट्रेशन हुई। ये हैं वो सारे अवामिल जो मुल्क को आज यहाँ पे ले आए हैं। और फिर हमने ये भी किया कि किसी को कहा रोड बना दो, किसी को कहा बस चला दो। मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते अस्मा, मुल्क तरक्की करते हैं कि आप अपनी पैदावारी सलाहियत, अपनी एफिशिएंसीज उनको ठीक करें, मार्केट्स क्रिएट करें। ये हैं हमारे वो पॉलिसी एरर्स और एमिशंस, और इसमें एक गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। ये हम पिछली कई दिहाइयों से इनको करेक्ट नहीं कर पाए। आज भी हमें ये तहिया करना है कि जो कलीदी काम है, एनर्जी सेक्टर है, पैदावारी सलाहियत है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब चीजें जो हैं, इनोवेशन है, इन्वेस्टमेंट लोगों से रियल एस्टेट में करवाते हैं हम। आप खुद देखिए जरा, आप किसी को मिलिए, वो आपको 3 चीजों में इन्वेस्टमेंट बताएगा पाकिस्तान में: गोल्ड, डॉलर, रियल एस्टेट। ये तीनों चीजें मुल्क में कोई पैदावारी सलाहियत ऐड करती हैं? ये एक सुई भी बनाती हैं मुल्क में? ये एक चप्पल भी बनाती हैं मुल्क में? नहीं बनाती ना। ये है पाकिस्तान के पॉलिसी एरर्स जो हमने किए हैं। अब वक्त ये आ गया है। अब इन चीज़ों को सही कैसे किया जा सकता है? देखें, जब हम बात करते हैं सियासी इस्तेहकाम की तो हमें हमेशा से पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम दिखाई देता है, और उसी सियासी अदम इस्तेहकाम का सारा जो एक असर कह लीजिए वो हमारी मईशत पर आता है। हमारी ख़ास तौर पर खारिज पॉलिसी के ऊपर भी बहुत दफ़ा ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं, और कहीं ना कहीं जाकर जो मुल्क में आने वाली फिर सरमायाकारी है वो भी इस वजह से हमें रुकती दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि क्या इसके सदेबाब के तौर पर किया जा सकता है? क्या ऐसे इकदाम है जो फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है कि जो इतने सालों में हमने अब खो दिया है, अब आगे उस तरह की चीज़ हम नहीं कर रहे हों, आगे चलकर हम उस नुकसान से बच सके? खाकान साहब। गुड क्वेश्चन। आज मैंने पाकिस्तान का जो जरीदा है अंग्रेजी का, द न्यूज़, उसमें एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल का टाइटल है आवर स्टोरी इज आवर्स टू राइट। पहले तो इसका आगाज इस चीज से करें कि जो भी हमने आज पाकिस्तान की फ्यूचर की स्टोरी लिखनी है वो हम IMF से नहीं लिखवाएंगे, वो हम मल्टीलैटरल से नहीं लिखवाएंगे, हम फॉरेन कंसल्टेंट से नहीं लिखवाएंगे, पर हम खुद लिखेंगे। जिस दिन आप ये तहिया करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हुकूमत टेक अप करने से पहले मुझे और आपको उनसे पूछना है, और उन्होंने हमें ये बताना है कि पाकिस्तान की वो स्टोरी क्या है जो वो अगले 5 साल में लिखना चाहते हैं। मैंने उसमें एक स्टोरी का खाका खींचा है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने वही सवाल मुझसे पूछा। देखिए, पहली बात तो ये है कि उस स्टोरी की कि शॉर्ट टर्म में हमें ये IMF को हैंडल करना है, और इसके लिए एक कॉम्पिटेंट टीम पुट करनी है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि जो डॉक्टर हमारा इलाज करने आया था उसके साथ हमारी टीम ने काम किया और वो रिफॉर्म किए, ताकि हम जो इमीडिएट ये जो एक इस वक्त लिक्विडिटी से मतलब है अस्मा कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हम उसका जो खसारा है वो अगले 6 माह, 9 माह, 12 माह में पूरा कर लेंगे, ताकि हमारी मईशत को शॉर्ट टर्म में तकवीत मिले। पर ये तो एक सतही बात है, हम ये चीज़ एक डेट क्रिएट करके पूरी करने जा रहे हैं। असल बात ये है कि हमने क्या अपनी इकोनॉमी को रिकन्फिगर करना है, और उससे मेरा क्या मतलब है। मतलब वो क्या पाकिस्तान का प्लान होगा जिसमें हम अपने जो टैक्स की बुनियाद है वो इक्विटी और फेयरनेस पे रखें, हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा करें, हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट में टैक्स को आगे बढ़ाएं, हम पाकिस्तान के रिटेल और होलसेल को टैक्सेशन में लाएं,
मैन्युफैक्चरिंग से उसका बोझ कम करें और ये कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से जो कमाई करेंगे एक एक्सपेंडिचर भी जो है वो हम टारगेटेड सब्सिडी पे करें, पेंशन का बोझ स्टेट से उठाएं ताकि स्टेट का फाइनेंस जो है वो मेरे और आपके घर के फाइनेंस की तरह सरप्लस में लगे कि कुछ कमा भी रहे हैं, कुछ सेव भी कर रहे हैं और कुछ खर्च भी कर रहे हैं, और खर्च कर रहे हैं उन चीज़ों पे जो मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ा रहा है। सो अस्मा, ये तो है हमारा सबसे कलीदी काम। और दूसरा काम ये है कि हमने गुंजाइश पैदा करनी है कि एनर्जी सेक्टर अस्मा हमने नहीं चलाना, हम टेलीकॉम सेक्टर नहीं चलाते। अस्मा, आपने कभी मुझे आकर ये नहीं कहा होगा कि देखें जी मेरा टेलीफोन का मोबाइल का बिल बड़ा ख़राब आता है, वो चलता ठीक नहीं है। पर जब भी आप मुझसे घर पे अगर बात करें और कोई स्काइप कर रही हो तो आपको खदशा होगा कि बिजली ना चली जाए, क्योंकि वो सेक्टर हमने स्टेट के कंट्रोल में रखा है। अस्मा, इसको इस कॉन्स्टलेशन से निकालें। आप तय करें कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी इसमें लानी है। PIA 700 अरब के नुकसान पे खड़ी है। ये मेरी एयरलाइन है, मैं भी बड़ा इसके बारे में पैशनेट हूँ, पर ये बंद हो जाएगी 25 जहाज़ों के साथ जिनकी उम्र भी 25 साल है। ये बंद हो जाएगी। 100 अरब सालाना का नुकसान कर रही है। मैं पिछले 10 साल से गुजारिश कर रहा हूँ सरकार में भी और बाहर भी कि इससे जान छुड़ाएं। नहीं छुड़ाएंगे तो बंद करके स्टील मिल की तरह खंडर बन जाएगी। सो लेट्स नॉट। जो इदारे बन चुके हैं मुल्क की मईशत पर, उनका बोझ उठाकर आगे चलने से बहुत बेहतर है कि उनका बोझ जो है वो उतार दिया जाए। चले, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं करती हूँ। अब आप तो खैर माहिर हैं, बहुत आपकी रिसर्च भी है, बहुत आप आर्टिकल्स भी लिखते हैं, बहुत इस बारे में पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल वजह है खाकान साहब कि बोझ उठाकर चलने से कुछ नहीं होगा। हमें बहुत सारे बोझ जो हैं वो यहीं पर उतार देने चाहिए और 2023 में उतार लिए जाएँ तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद हम आगे का सफ़र जो है वो बहुत आसानी से कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। माहिर माशियात हमें बता रहे थे पाकिस्तान के आज आज़ादी के दिन पर कि पाकिस्तान को बहुत सारी जो माशी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आज़ादी किस तरह से दिलवाई जा सकती है, उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। प्रोग्राम में मज़ीद टॉपिक्स पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। आगे बढ़ने का हौसला है, कुर्बानियों से ये मिला है। चलना है थाम कर हाथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, कौम के संग अपना वादा है। खुशहाली का बुलंद इरादा है, बढ़ना है यूं ही एक साथ। हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, ये जज्बा अपना है सरमाया, ये जोश व जनून दुनिया पर छाया। मेहनत और खिदमत साथ साथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान। आए इस जश्न आजादी यक दिल यक जान होकर, खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन इस दिन तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को कई जंगों और दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला करना पड़ा, जिसके लिए भारी कीमत भी चुकाना पड़ी। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और इस लिहाज से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। बम धमाकों, फोर्सेस पर हमलों और शिदत पसंदी के वाक़यात में 80,000 से ज़्यादा जानों के नजराने पेश किए गए। आदाद शुमार के मुताबिक 21वीं सदी के पहले 16 सालों में 10,374 अरब रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। गैर मुल्की सरमायाकारी और टैक्स वसूली का निज़ाम दरहम बरहम होने से सैकड़ों अरब रुपए के खसारे का सामना रहा। कलदन तंजीमों की खिलाफ कार्रवाइयों और दुश्मन मुल्क भारत की दरअंदाजी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग को तेज़ रखा, लेकिन हमारी बहादुर अफवाज के सामने दुश्मन की तमाम चालें और साजिशें नाकाम हुई।
दुनिया को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान तनहा इन दहशत गर्दों का खात्मा कर देगा, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने यह कर दिखाया और आज दुनिया अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों पर दंग है। नाज़रीन, अगर आज हम आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो ये शहादा की कुर्बानियों ही का समर है। इसी हवाले से हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इसने हमेशा हमसाया ममालिक से अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार की हैं, सिवाय भारत के, जिसने कभी पाकिस्तान की दोस्ती को दिल से तस्लीम नहीं किया और हर मोड़ पर अजली दुश्मन का किरदार निभाया। हालांकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के पास आज दुनिया की बेहतरीन फौज मौजूद है, जिसका शुमार दुनिया की 7वीं बड़ी आर्मी में होता है, जो अपनी जानों के नजराने देकर वतन अजीज के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। 20वीं सदी की आखिरी और 21वीं सदी की पहली दहाई में दहशतगर्दी के वाकयात उरूज पर रहे। 2001 से लेकर 2016 के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस जंग में पाकिस्तान को 80,000 से ज्यादा जानों और 10,374 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बायस पाकिस्तान को टैक्स वसूली के निजाम में 5,320 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बैरूनी सरमायाकारी में भी 1,995 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई, जबकि पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को 928 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। दस्तावेजात के मुताबिक निजकारी की मद में पाकिस्तान को 262 अरब रुपए का खसारा उठाना पड़ा, जबकि गैर यकीनी सूरत हाल के बायस 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान साल 2010-11 में 237 अरब रुपए का हुआ, जबकि 2009-10 में पाकिस्तान को 1,136 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा और इसी तरह 2012-13 में पाकिस्तान को 1964 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है। जिस वक्त दुनिया तजब्जुब का शिकार थी, पाकिस्तान ने एक दो टोक और वाज़ेह पॉलिसी बनाई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए, जामे हिकमत अमली तरतीब दी और दहशतगर्दों का कला कमा किया। एक तरफ अलकायदा और दौलत इस्लामिया जैसी तंजीमों का नेटवर्क था जो अफ्रीका और बाज यूरोपीय ममालिक में फैला हुआ था, तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा था। कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। इनमें कलादम तंजीमें, TTP, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाज दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमें शामिल थीं। ये तंजीमें सरकारी तंसीबात और बेगुनाह शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही थीं। पाकिस्तान ने इस मामले को कई बार बैनुल अक़वामी फोरम्स और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उठाया। क्या में पाकिस्तान के बाद मुमलिकत को सिर्फ 6 बख्तरबंद, 8 तोपखाने और 8 प्यादा रेजिमेंट मिली, लेकिन 1948 में भारत ने दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। फिर 1965 और 1971 को दुश्मन ने इस हुजूर कौम पर जंग मुसल्लत की, लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धूल चिटाई। 1999 में कारगिल जंग में भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। दुश्मन मुल्क के हमलों और दहशतगर्दी के वाकयात ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। दुनिया को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान तन्हा इन दहशतगर्द ग्रुपों का कला कमा कर देगा, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने कर दिखाया। आज दुनिया पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की सलाहियतों पर दंग है। आज जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, वो आज पाकिस्तानी फोर्सेस की शुहदा की बरहूने मिन्नत है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।